पहलगाम की वो सुबह बिल्कुल आम थी। हवा में ठंडक थी, आसमान साफ था और पहाड़ों के बीच से आती धूप घास के मैदान को ऐसे चमका रही थी जैसे किसी पोस्टकार्ड की तस्वीर। लोग होटल से निकले, किसी ने बच्चों के हाथ पकड़े, किसी ने कैमरा टांगा, कोई घोड़े वाले से मोल भाव कर रहा था। सबका एक ही प्लान था, आज मिनी स्विट्जरलैंड कहे जाने वाले बायसरन जाना है। लेकिन किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि यही जगह कुछ ही घंटों बाद एक ऐसी ट्रेजेडी का नाम बन जाएगी जिसकी गूंज सिर्फ कश्मीर नहीं, पूरी दुनिया में सुनाई देगी। और सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या यह बस एक अचानक हुआ हमला था या इसके पीछे महीनों की ठंडी और खतरनाक प्लानिंग थी? चलिए इसी कहानी को पूरे क्रम में समझते हैं, सिर्फ उसी तर्क और उस सिलसिले के साथ जो इस घटना को रैंडम फायरिंग नहीं बल्कि एक तयशुदा ऑपरेशन बनाता है। सबसे पहले लोकेशन समझिए। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में पहलगाम आता है। पहलगाम खुद एक टूरिस्ट हब है। होटल, मार्केट, पोनी राइड, टैक्सी, टूर ऑपरेटर, सब कुछ। पहलगाम से ऊपर करीब 5 से 6 किलोमीटर की ट्रैकिंग पर एक बड़ा हरा मैदान है, बायसरन। इसे मिनी स्विट्जरलैंड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके चारों तरफ घने जंगल, सामने खुला घास का मैदान और बैकग्राउंड में ऊंचे पहाड़, एकदम फिल्मी। यहाँ गाड़ियां नहीं जाती, या तो आप पैदल ट्रैक करते हो या घोड़े से जाते हो। यही चीज इस जगह को सुंदर बनाती है और यही चीज इसे सुरक्षा के लिहाज से कमजोर भी बनाती है, क्योंकि अगर कुछ गलत हो जाए तो पुलिस या सिक्योरिटी को वहां पहुंचने में समय लगता है। अब कहानी में थोड़ा पीछे जाते हैं। इस पूरे नैरेटिव में एक नाम बार बार आता है, आदिल हुसैन ठोकर। बताया जाता है कि आदिल अनंतनाग के बिजबेहड़ा इलाके के पास एक गांव गुर से था। उसके शुरुआती सालों में वो एक एवरेज स्टूडेंट जैसा था। स्कूल में पढ़ाई, फिर 12वीं, फिर कॉलेज और आगे चलकर एमए करके टीचिंग। 2018 तक उसके खिलाफ खुले तौर पर कोई बड़ा एंटी इंडिया रिकॉर्ड सामने नहीं आता, लेकिन एक पैटर्न नोटिस किया जाता है। जब भी किसी आतंकवादी का जनाजा निकलता, वो वहां मौजूद रहता। ऐसे लोग अक्सर धीरे धीरे कट्टर नेटवर्क में आते हैं और कई बार वही आगे चलकर ग्राउंड लिंक बनते हैं। 29 अप्रैल 2018 की बात आती है। आदिल घर में कहता है कि उसे एक एग्जाम देने जाना है, कुछ दिनों में लौट आएगा। घर वाले भरोसा कर लेते हैं, लेकिन वो वापस नहीं आता। फोन बंद, कोई कांटेक्ट नहीं। 2 मई को उसकी मां थाने जाती है और मिसिंग कंप्लेन दर्ज कराती है। बाद में दावा किया जाता है कि आदिल ने पहले से ही पाकिस्तान का स्टूडेंट वीजा अप्लाई कर रखा था और उसी आधार पर वो वैलिड पासपोर्ट और वीजा के जरिए अटारी वाघा बॉर्डर से पाकिस्तान चला गया। पाकिस्तान पहुंचकर आदिल की कहानी पढ़ाई से शुरू नहीं होती। वो अपने फैमिली से सारे कनेक्शन तोड़ देता है, फोन बंद करता है और कथित तौर पर लश्कर तैयबा जैसे संगठनों की लीडरशिप से मिलता है। फिर पीओके में ट्रेनिंग कैंप का जिक्र आता है, जहां उसे अलग अलग स्तर की ट्रेनिंग दी जाती है। इस पॉइंट पर कहानी एक बड़े बैकड्रॉप से जुड़ती है। एफएटीएफ का दबाव, पुलवामा हमला और फिर कश्मीर में आर्टिकल 370 हटना। 2018 में एफएटीएफ पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डालता है। इसका मतलब ये कि पाकिस्तान पर टेरर फंडिंग और आतंकी नेटवर्क रोकने का इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ता है। फिर 2019 में पुलवामा हमला होता है। भारत दुनिया को सबूत देता है और पाकिस्तान पर दबाव और बढ़ता है। इसी बीच 5 अगस्त 2019 को भारत आर्टिकल 370 हटाता है। अब पाकिस्तान के सामने समस्या ये थी, वो खुली जंग नहीं कर सकता और प्रॉक्सी ग्रुप्स पर दुनिया की नजर है। तो कथित तौर पर एक नया मॉडल बनता है, नाम बदलो, चेहरा बदलो, लेकिन काम वही रखो। इसी मॉडल से एक नाम उभरता है, द रेजिस्टेंस फ्रंट, यानी टीआरएफ। दावा यह किया जाता है कि टीआरएफ को इस तरह पेश किया गया जैसे ये एक लोकल कश्मीरी ग्रुप हो, ताकि पाकिस्तान का नाम सीधे ना आए और इंटरनेशनल लेवल पर बचाव का रास्ता बने। यही टीआरएफ आगे चलकर पहलगाम अटैक की जिम्मेदारी लेने वाला नाम बनता है। अब टीआरएफ के नेटवर्क की बात करें तो इसमें लोकल हैंडलर्स, ओजीडब्ल्यू यानी ओवरग्राउंड वर्कर्स और पाकिस्तान/पीओके के कोऑर्डिनेटर्स की परतें बताई जाती हैं। ओजीडब्ल्यू वो लोग हैं जो खुद हथियार नहीं उठाते, लेकिन आतंकियों को खाना, शेल्टर, रास्ता, जानकारी और लॉजिस्टिक्स देते हैं। जैसे कोई सामान्य दुकानदार, ड्राइवर या लोकल निवासी, जो बाहर से आम लगता है पर अंदर से नेटवर्क का हिस्सा होता है। और यही नेटवर्क आतंकवाद को जिंदा रखता है। और कई लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई इस तरह के विजुअल कैसे जनरेट करते हो, कैरेक्टर कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करते हो? तो आप सबके लिए बहुत जल्द एक प्रीमियम कोर्स ला रहा हूं, जिसमें आपको इमेज जनरेशन, विजुअल जनरेशन, स्क्रिप्ट राइटिंग, सब कुछ बताया जाएगा। अब कहानी 2023 से 2024 की तरफ बढ़ती है। सितंबर 2023 में 2 पाकिस्तानी आतंकियों के कश्मीर में आने का दावा सामने आता है, हाशिम मूसा और अली भाई। हाशिम मूसा को पाकिस्तानी आर्मी का एसएसजी पैरा कमांडो बताया जाता है, मतलब ट्रेनिंग बेहद हाई लेवल की।
ये लोग कश्मीर में सेफ हाउस में रहते हैं, जंगलों में लंबे समय तक टिक सकते हैं और आगे होने वाले ऑपरेशंस का नेतृत्व करते हैं। दिसंबर 2024 में एक एनकाउंटर का जिक्र आता है, जहां एक आतंकवादी के मोबाइल से एक फोटो मिलती है। बाद में दावा होता है कि उसी फोटो में हाशिम मूसा मौजूद था, लेकिन उस समय पहचान नहीं हो पाई। पहलगाम अटैक के बाद जब स्केच और बयान आए, तब उस फोटो को जोड़कर कहा गया कि ये वही लोग हैं। अब यहाँ वेपन्स का एंगल आता है। कहा जाता है कि पहलगाम अटैक में M4 राइफल्स इस्तेमाल हुई, जो AK-47 से अधिक एडवांस मानी जाती हैं और जिनमें नाइट विजन / कैमरा जैसी चीजें लग सकती हैं। इसके स्रोत के तौर पर अफगानिस्तान से अमेरिकी वापसी के बाद छोड़े गए हथियार, ब्लैक मार्केट और फिर ड्रोन से हथियार कश्मीर में डंप करने जैसी थ्योरी बताई जाती है। ये भी कहा जाता है कि ये प्रक्रिया नए जमाने का मॉडल है, जहां इंसान नहीं ड्रोन सप्लाई पहुंचाते हैं और ट्रैकिंग मुश्किल हो जाती है। अब आते हैं अप्रैल 2025 पर, जहां प्लान फाइनल फॉर्म लेता है। शुरुआत में टारगेट लग्जरी होटल्स बताई जाती हैं, जहां विदेशी या हाई वैल्यू टूरिस्ट हो सकते थे, ताकि असर ज्यादा हो और कवरेज दुनिया भर में जाए। 4 अप्रैल से रेकी शुरू होने का दावा है। 9 से 10 अप्रैल को एक लोकल के घर हथियार से भरे लोगों का घुसना, फोन लेना, कॉल करना, डायरेक्शन पूछना, ये सब इंटेल के तौर पर सामने आता है। इसके बाद पुलिस और पैरामिलिट्री होटल्स और सेंसिटिव इलाकों में सिक्योरिटी बढ़ा देती है। इसी बीच पीएम की कश्मीर विजिट कैंसिल होने की बात आती है और फिर होटल टारगेट ड्रॉप कर दिया जाता है। कारण साफ नहीं, पर माना जाता है कि सिक्योरिटी और इंटेल अलर्ट ने प्लान बदलवा दिया। इसके बाद 4 लोकेशन की रेकी होती है: अरू वैली, बेताब वैली, एक अम्यूजमेंट पार्क और बाईसरन। एक एक कर बाकी जगहें की रेकी होती हैं, लेकिन कहीं पुलिस स्टेशन पास होता है, तो कहीं नेटवर्क की दिक्कत, तो कहीं एस्केप रूट कमजोर। आखिर में बाईसरन इसलिए चुना जाता है क्योंकि वहां नॉर्मल दिनों में सिक्योरिटी नहीं होती है और सिक्योरिटी को बाईसरन पहुंचने में वक्त लगता है और आतंकियों का जंगलों में भागना आसान है। और फिर 22 अप्रैल की तारीख फाइनल करने की वजह यह बताई जाती है कि उसी समय अमेरिका के बड़े नेता की भारत यात्रा होने वाली थी, ताकि हमला ग्लोबल न्यूज बन सके। 21 अप्रैल की रात को मूसा और अली भाई जैसे लोग जंगल से निकलकर लंबे पैदल मार्च के बाद बाईसरन के आसपास पहुंचते हैं। 22 अप्रैल की सुबह 9 बजे बाईसरन का गेट खुलता है, टिकटिंग होती है, लोग अंदर जाते हैं। करीब 1000 टिकट बिकने का दावा है। कुछ लोग 1:30 बजे के पहले वापस आ जाते हैं और 1:30 बजे तक लगभग 400 लोग अंदर बचे रहते हैं। अब 1:45 के आसपास हमला शुरू होता है। एक आतंकवादी कश्मीरी फेरन में हथियार छिपाकर भीड़ में घुसता है और गेट की तरफ बढ़ते हुए हवा में फायरिंग शुरू करता है। किसी को तुरंत नहीं मारता, बल्कि डर और भगदड़ पैदा करता है ताकि भीड़ एक दिशा में भागे। जैसे ही लोग मेन एंट्री एग्जिट पॉइंट की तरफ इकट्ठा होते हैं, उसी समय जंगल की तरफ से फेंस से कूदकर मिलिट्री ट्रैक सूट में 2 आतंकवादी सामने आते हैं, जिनको लोग शुरू में सिक्योरिटी समझ लेते हैं। दोनों रास्ते ब्लॉक करके भीड़ को एक छोटी जगह पर ले जाते हैं ताकि लोग भाग न सकें। फिर भीड़ को फूड स्टॉल वाले पॉइंट पर इकट्ठा किया जाता है। पुरुषों और महिलाओं को अलग किया जाता है, पहचान पूछी जाती है, कुछ से कलमा पढ़ाई जाती है और जो लोग नहीं पढ़ पाते हैं उन्हें चुन चुनकर गोली मारी जाती है। हमलावरों के पास बॉडी कैमरा / रिकॉर्डिंग डिवाइस होने का दावा किया जाता है और ये भी कहा जाता है कि उन्होंने डेड बॉडीज के साथ सेल्फी और वीडियो रिकॉर्ड की। 20 से 25 मिनट में 26 लोगों की मौत का दावा किया जाता है। फिर हमलावर भीड़ से 2 फोन छीनते हैं और जंगल की तरफ भाग जाते हैं। सबसे दुखद हिस्सा, रिस्पॉन्स में देरी। लोगों की वहां मदद मांगने की आवाजें थीं, लेकिन बाईसरन तक पहुंचना आसान नहीं। करीब 2:30 बजे पहली बार पुलिस को सही सूचना मिलती है। लोकल यूनियन और पोनी एसोसिएशन के कुछ लोग जंगल से शॉर्टकट लेकर पहले पहुंचते हैं और जैसे तैसे घायलों को उठाकर मदद करने लगते हैं। फिर पुलिस और सीआरपीएफ की टीम पैदल भागते हुए पहुंचती है। रेस्क्यू शुरू होता है, हेलीकॉप्टर आते हैं, इलाका सैनिटाइज किया जाता है। हमले के कुछ ही समय बाद टीआरएफ जिम्मेदारी लेती है और वजह के तौर पर डोमिसाइल जैसे मुद्दों का जिक्र करती है। फिर जांच शुरू होती है, टूरिस्ट स्टेटमेंट, स्केच, ओजीडब्ल्यू अरेस्ट और फिर कुछ दिनों के बाद उन आतंकियों को जंगलों में मार दिया जाता है। पर इंडियन आर्मी उन आतंकियों तक कैसे पहुंचती है? क्या प्लान होता है? अगर ये जानना है तो कमेंट कर दो पार्ट 2।